महाराष्ट्र से 2,68,000 मजदूरों ने पंजीयन कराया अपने घर वापसी के लिए। गुजरात में 2 लाख ने, कर्नाटक में 1 लाख ने, और न जाने, ये सिर्फ 3 उन राज्यों का आंकड़ा बता रहा हूं जो बिहार लौटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री कहते हैं कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं छुपकर, इसी तरह से जंगल के रास्तों या ट्रेन के रास्तों से, वे मौत के सौदागर हैं। ये उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री कह रहे हैं। और जिस दौर में हम दुनिया भर में फैले हुए लोगों को, भारतीयों को लेकर आ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं उन्हें लेकर आने पर, लेकिन उसी दौर में गरीब मजदूर रेल की पटरी पर सुस्ताने बैठता है और मालगाड़ियां उसे काट कर चली जाती है। यही इस खाए अघाए समूह ने, इसी समूह ने सोशल मीडिया पर एक भोकाल खड़ा कर दिया कि ये वे मजदूर लोग हैं जिन पर खाने को नहीं था लेकिन शराब खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। जो लोग भी इन गरीबों मजदूरों को शराब खरीदने वाली भीड़ में चिन्हित कर रहे थे, क्या वे मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की शराब इन गरीब मजदूरों ने खरीद ली एक दिन में? कि मजदूरों के हकों पर कुठाराघात होने वाला है, वे गुलाम बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो संशोधन हुए हैं उससे मुझे आश्चर्य है कि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े अखबारों ने उन्हें अच्छे कदम के रूप में चिन्हित किया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और मुझे लगता है आप सबके नाम लेने की बजाय सीधे बातचीत शुरू करना बेहतर होगा, क्योंकि हम काफ़ी विलंब से हैं इस वक्त इस बातचीत में। तो बातचीत शुरू करते हैं। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। ये इस वक्त लगातार इस अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में नेट की समस्या चल रही है। इस वजह से मैं देरी से हाजिर हुआ हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। पहले ऐसे थे हमारे बापू, गांधी की बात करते हैं, क्योंकि आज हम मजदूरों की बात करने जा रहे हैं। एक बार फिर से जो घटना औरंगाबाद में हुई है उसको लेकर। तो गांधी जी का मजदूरों के साथ बड़ा करीबी रिश्ता था, और एक घटना मुझे बताना होगी कि गांधी जी अपने जीवन में जो सबसे पहली उन्होंने भूख हड़ताल की थी वो मजदूरों के हक में ही की थी। आप सबको स्मरण है 1917 के आसपास भारत में और ख़ासतौर से गुजरात में प्लेग जैसी महामारी फैली हुई थी, और उस वक्त जो कारखाने थे, फैक्ट्रियां थीं, वहाँ पर मजदूरों को प्लेग बोनस करके, प्लेग के नाम से अलग से एक भत्ता देना शुरू किया गया था। कालांतर में जब वो प्लेग का समापन हो गया, वो बीमारी मिट गई उस वक्त, तो कारखाने के लोगों ने वो प्लेग का भत्ता बंद कर दिया। मजदूरों ने इसको लेकर हड़ताल की, और उस हड़ताल की प्रेरणा महात्मा गांधी से ही मिली थी। ये 1918 की बात है। और उस आंदोलन में अंबालाल साराभाई, आप सब जानते हैं, साराभाई समूह जो उद्योग जगत का बहुत बड़ा नाम है, उसके जो संस्थापक थे अंबालाल साराभाई, उनकी बहन अनसुईया साराभाई इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोग के लिए आई, जबकि आंदोलन उनके भाई जैसे तमाम उद्योगपतियों के ही खिलाफ था। और उस वक्त गांधी जी के इस आंदोलन के बाद उनकी जो मांग थी प्लेग बोनस मजदूरों को दिया जाए, जो कि कारखाने के मालिकों ने बंद कर दिया था, ये मामला इस आंदोलन के बाद ट्रिब्यूनल में गया, और वहाँ से 35% बोनस मजदूरों के लिए गांधी जी ने मंजूर कराया। ये गांधी जी के जीवन की पहली भूख हड़ताल थी, जिसको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहा जाता है। और मुझे यह भी बताना होगा आपको कि अंबालाल साराभाई वे व्यक्ति हैं जिनके सुपुत्र विक्रम साराभाई हमारे देश के अंतरिक्ष आंदोलन, अंतरिक्ष विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। विक्रम साराभाई के पिता थे अंबालाल साराभाई। तो मजदूरों के हक की लड़ाई गांधी जी ने 1918 में लड़ी, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के रूप में। और मुझे लगता है आज भी इस दौर में अगर इस लोकतांत्रिक समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मजदूरों के हक में लड़ने की ही ज़रूरत है। और इस दौर में जो भुखमरी के कगार पर पहुंचे हुए मजदूर, कामगार हैं, उनकी समस्या, उनकी हालत यथावत है, उस पर भी हमें बात करना है। और हम छोटी छोटी जानकारियां जो आप सबके पास होंगी, हम खाड़ी देशों से, दुनिया के तमाम देशों से हवाई जहाज़ से 14 लाख लोगों को लेकर आने वाले हैं। वे हवाई जहाज़ उतरना शुरू हो गए हैं देश में।
यद्यपि कहा यह जा रहा है कि उनकी पूरी मेडिकल जांच होगी, उन्हें क्वारंटाइन करके रखा जाएगा हवाई अड्डों के आसपास या जहां भी। और जिस दौर में हम दुनिया भर में फैले हुए लोगों को, भारतीयों को लेकर आ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं उन्हें लेकर आने पर, लेकिन उसी दौर में गरीब मजदूर रेल की पटरी पर सुस्ताने बैठता है और मालगाड़ियां उसे काट कर चली जाती है। हमारे मन में, हम जो मध्यम वर्गीय खाए अघाए लोग हैं, जो अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के मेरी तरह या तो लाइव कर रहे हैं या लाइव आप मेरा सुन रहे हैं, क्या हम सबके अवचेतन में इन गरीबों मजदूरों के प्रति ऐसा कोई दुराभाव है कि हम हर अपराध के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा देते हैं? एक उदाहरण से समझिए। हमने देखा कि पिछले दिनों तमाम सारी राज्य सरकारों ने शराब की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाया और उसके बाद यही इस खाए अघाए समूह ने, इसी समूह ने सोशल मीडिया पर एक भोकाल खड़ा कर दिया कि ये वे मजदूर लोग हैं जिन पर खाने को नहीं था लेकिन शराब खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, कतारों में लगे हुए हैं। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी हैं जो निश्चित तौर पर वो जो झोली में भर भर कर शराब ले जाते हुए दिख रहे हैं, उन्हें आप मजदूर कहकर उस पूरी शराब की बिक्री को गरीब मजदूरों के सर पर रख दिया कि सचमुच यही इस देश में शराब खरीदने निकले थे। हमने वे तस्वीरें नहीं देखी जिनमें ब्रांडेड टी शर्ट और जीन्स पहने हुए लोग भी महंगी शराबें लेकर जा रहे थे। हमने कतारों में लड़कियों और महिलाओं को भी देखा। मैं इस भेदभाव पर नहीं जाऊंगा कि अगर पुरुषों को, युवकों को, लड़कों को शराब खरीदने का हक है तो लड़कियों को क्यों नहीं। मैं उसके पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहा, लेकिन आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो जो लोग भी शराब खरीदने वाली इन कतारों को मजदूरों और उन मजबूरों की बता रहे हैं जिन पर खाने के लिए नहीं था और वे शराब खरीदने चल पड़े, तो मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। अकेले उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की शराब इसी देशबंदी के दौरान बिकी जब प्रतिबंध हटाया गया, और आज भी बिक रही है। राजस्थान में 59 करोड़ रुपए की शराब बिकी। और शराब राज्य सरकारों, हमारी केंद्र सरकार के राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा है। अकेले महाराष्ट्र में प्रति माह 2000 करोड़ रुपए आबकारी राजस्व से आते हैं। प्रतिदिन कम से कम राज्य सरकारें 700 करोड़ रुपए आबकारी राजस्व से कमाती हैं। 2019 का जो आंकड़ा है वो है 2,48,000 करोड़। 2,48,000 करोड़ रुपया सरकार ने राजस्व से आबकारी कमाया। मेरा सवाल यह है कि जो लोग भी इन गरीबों मजदूरों को शराब खरीदने वाली भीड़ में चिन्हित कर रहे थे, क्या वे मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की शराब इन गरीब मजदूरों ने खरीद ली एक दिन में? क्या 59 करोड़ रुपए की शराब अकेले राजस्थान के मजदूरों ने खरीद ली? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे अवचेतन में बैठी हुई गरीब मजदूर के प्रति जो दुर्भावना है वही हर मौके बेमौके पर निकलकर सामने आ जाती है। और तभी ऐसा होता है कि हम मजदूर को रेल की पटरी पर मर जाने के बाद भी उन लाशों से जो सवाल पूछते हैं कि वे पटरी पर क्यों सो रहे थे। मैं आज दिन में इसका उत्तर दे चुका हूं बहुत विस्तार से लिखकर। मुझे शर्म आती है कि हम ऐसे हृदयहीन समाज में बदल चुके हैं जहां हम इन मामूली सवालों के जवाब खुद से नहीं पूछते, उससे पहले फेसबुक पर यह लिखना शुरू कर देते हैं कि वे पटरी पर सो क्यों गए थे। मैं उन उत्तरों को फिर से दोहरा देना चाहता हूं बहुत संक्षेप में। नंबर 1, वे मीलों दूर से पैदल चलकर आ रहे थे। वे सड़कों पर चल नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस वहां डंडे मारती है। बियाबान अबूझ जंगलों में से वे रास्ता पार करते हुए अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में वे रेल की पटरी से जा रहे थे। दूसरी बात, सबको पता है इस देश में 24 मार्च के बाद से ट्रेनें बंद हैं, तो इन मजदूरों के संज्ञान में भी यही था कि इन रेल की पटरियों पर कोई ट्रेन नहीं चल रही। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि मालगाड़ियां चल रही हैं, और वो भी एक एक ट्रैक पर दिन भर में, या हो सकता है 2-3 दिन में एक आध गुजरती हो। और जब वे घंटों से वहां चल रहे थे उस पटरी पर, तो उनके अवचेतन में यह रहा होगा कि यहां से कोई रेल यात्री, ट्रेन या मालगाड़ी नहीं निकलेगी। इसलिए वे हो सकता है सुस्ताने के लिए कुछ देर रुके हों। उनमें से जो जिंदा बच गए 1-2 लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि हम सिर्फ कुछ देर के लिए सुस्ताने लेटे थे और थकान की वजह से नींद आ गई। इसके बावजूद
आप सत्ता और सरकार के पक्ष में खड़े होकर अगर ये पूछते हैं कि वे मूर्ख थे, रेल की पटरियों पर सोए क्यों, तो उन्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि देश भर में रेल की पटरियों पर काम करने वाले रेलवे के कामगार, लाइनमैन, हर साल 2-4 ऐसे हादसे होते हैं कि वे या तो जिस ट्रैक पर काम कर रहे होते हैं उसके सामने दूसरे ट्रैक पर सुस्ताने बैठ जाते हैं और कोई गाड़ी आकर उन्हें कुचल जाती है। वे तो जानकार होते हैं रेल यात्रा के, रेल के पूरे परिचालन के, फिर भी मामूली मानवीय भूल से वे अपनी जान गंवा बैठते हैं। और आप सवाल पूछ रहे हैं कि वे रेल की पटरियों पर सो क्यों गए थे। आप सत्ता से सवाल नहीं कर रहे कि इन्हें इनके घर जाने का इंतजाम क्यों नहीं किया था सरकार ने। आप नहीं पूछ रहे कि मध्य प्रदेश सरकार ने इनका पंजीयन किया था कि नहीं। आप नहीं पूछ रहे कि सरकार ने जिस आईएएस अफसर को महाराष्ट्र आने वाले मजदूरों के लिए नामित किया था, उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर दिया था, उसने टेलीफोन उठाए थे कि नहीं उठाए थे इन मजदूरों के। सवाल ये पूछना चाहिए कि उन्हें अपने घर लाने का इंतजाम सरकारों ने क्यों नहीं किया। हम ये पूछ रहे हैं कि वे रेल की पटरी पर सर रखकर सो क्यों गए। मुझे अफसोस होता है। और आप जानते हैं कितने मजदूर आने हैं अभी अपने अपने घरों को। अगर ये मैं आंकड़ा आपको बता देता हूं, बहुत शुरुआती दौर का है, जब सरकार ने हमारी और आपकी आवाजों के बाद इस प्रतिबंध को खोला कि मजदूरों को उनके राज्यों में जाने दिया जाए। मैं पिछली बार बता चुका हूं, 19 अप्रैल तक केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त हुक्म दे रहा था कि कोई भी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएगा। जब हम और आपने आवाज उठाई तब सरकार ने अभी 8 दिन पहले यह प्रतिबंध हटाया है। तब जो पंजीकरण हुए उनकी संख्या मात्र सुन लीजिए। महाराष्ट्र से 2,68,000 मजदूरों ने पंजीयन कराया अपने घर वापसी के लिए। गुजरात में 2 लाख ने, कर्नाटक में 1 लाख ने, और न जाने, ये सिर्फ 3 उन राज्यों का आंकड़ा बता रहा हूं जो बिहार लौटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके मजदूर दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं। लेकिन हमें कोई ये जवाब देने वाला नहीं है कि इन्हें वापस लाने के लिए और क्या क्या इंतजाम किए गए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में ट्रेनें चल रही हैं। कर्नाटक ने ट्रेनें रद्द कर दी थी, लेकिन फिर जनवादी आवाज़ों के कारण वे ट्रेनें दोबारा उसे चालू करना पड़ी। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री कहते हैं कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं छुपकर, इसी तरह से जंगल के रास्तों या ट्रेन के रास्तों से, वे मौत के सौदागर हैं। ये उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री कह रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस बेदर्द बयान की। वे मजदूर अपने घर इसलिए लौट रहे हैं कि वे वहां उन शहरों में भूख प्यास से व्याकुल हैं। उन्हें नहीं पता उनके कारखाने अब कब खुलेंगे, उन्हें कब 2 जून का निवाला मिलेगा, और वे शायद अपनी धरती में, अपने गांव में, अपने आंगन में मरना चाहते हैं, इसके लिए आ रहे हैं, और आप उन्हें मौत का सौदागर कहते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है। इसी दौर में एक और विडंबना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जब मजदूरों के हकों की बात हो रही है तो कुछ सरकारें मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए कानून में संशोधन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने कारखाना अधिनियम, जो 1948, 1958, 1961 इत्यादि के जो कानून थे, जो अधिनियम थे, उनमें ऐसे संशोधन कर दिए हैं कि मजदूरों के हकों पर कुठाराघात होने वाला है। वे गुलाम बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो संशोधन हुए हैं उससे मुझे आश्चर्य है कि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े अखबारों ने उन्हें अच्छे कदम के रूप में चिन्हित किया है। इस तरह की खबरें और हेडलाइन बनाई गई हैं कि जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने श्रमिकों के हित में फैसले किए हैं, जबकि सच ये है, आवाज ये उठना चाहिए थी, खबरें ये छपनी चाहिए थी कि मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं। मैं मोटे तौर पर थोड़े बहुत मध्य प्रदेश के आपको बता देता हूं जो संशोधन हुए हैं। सबसे बड़ा संशोधन तो यह हुआ है कि काम के घंटे 8 घंटे की जगह 12 घंटे निर्धारित कर दिए गए हैं। उद्योगों में जो विभागीय निरीक्षण होता है, यानी उद्योग विभाग जो निरीक्षण करता है, उससे छूट दे दी गई है। श्रम जो न्यायालय हैं और श्रम विभाग जो है, उसका कोई हस्तक्षेप अब इनमें नहीं होगा। यानी मजदूर और कारखाना मालिक आपस में निपट सुलझ लेंगे। संस्थाएं अपनी मर्जी से, यानी ये जो औद्योगिक संस्थाएं हैं, ये अपनी मर्जी से श्रमिकों को भर्ती करेंगे। 100 श्रमिक तक नियोजित करने वालों को अधिनियम
के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। यानी ये जो औद्योगिक अधिनियम था, कारखाना अधिनियम था, इसके जो प्रावधान है वो 100 से कम, यानी कोई कारखाना मालिक अगर 99 मजदूर रखता है तो उस पर ये सारे अधिनियम, ये कानून लागू ही नहीं होंगे। श्रम कल्याण मंडल को 80 रुपए प्रतिवर्ष अभिदाय देना होता था, उससे भी छूट दे दी गई है। 50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदारों को, जो मजदूरों के ठेकेदार होते हैं, उन्हें अब इसके पंजीयन की भी जरूरत नहीं है। यानी इतना निर्द्वंद कर दिया गया कारखाना मालिकों और मजदूरों के ठेकेदारों को कि आने वाले समय में मजदूर बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। जब उनके किसी भी परिवाद को न तो श्रम विभाग सुनेगा न श्रम न्यायालय, यानी उनका भाग्य विधाता एक बार फिर वो कारखाने का निर्दयी मालिक बन बैठेगा। वर्षों लंबी, मैंने 1 मई के दिन आपको बताया था कि 1886 में मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी, उस लड़ाई से 1886 में जो अमेरिका में आंदोलन हुआ था। हमने 100 साल बाद, 125 साल बाद मजदूरों के हकों पर फिर ताला डाल दिया है। और ऐसे समय में मजदूर अगर सड़कों पर जान गंवा रहे हैं, आपको वो संख्या भी नहीं पता होगी। एक वेबसाइट ने बड़े परिश्रम के साथ कुछ आंकड़े जुटाए हैं कि जो कोरोना से मर रहे हैं लोग वे अलग हैं, लेकिन 300 से अधिक, 338 से भी ऊपर वो संख्या पहुंच गई है। मुझे नहीं मालूम ये जो आज 16 लोग काल के गाल में समाये हैं उनकी संख्या इसमें शामिल है या नहीं, शायद नहीं है। 300 लोग सड़कों पर चलते हुए, अबोध बच्चे, गर्भवती स्त्रियां अपनी जान गंवा चुकी हैं। और आप सवाल पूछते हैं कि ये थके हुए लोग पटरी पर सर रखकर सो क्यों गए थे। मुझे सवाल सरकार से भी नहीं करना आज, मुझे सवाल आपसे करना है कि हमने ये कैसा समाज बना लिया है। हम मानवता से क्यों इतना दूर होते जा रहे हैं। आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, मैंने 3-4 दिन पहले आपसे एक सर्वे करने को कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं। आप आज सुबह से लेकर अब तक अपनी सूची में शामिल उस एक विचारधारा से जुड़े लोगों की वॉल पर जाकर देखिए, उन्होंने शोक की सूचना को भी शेयर करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने देश के साथ अपनी संवेदना को बांटना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे ही समाज के गरीब मजदूर जान गंवा बैठे हैं। ये कैसी निष्ठा है किसी विचार के साथ, मुझे नहीं पता। मैथिली शरण रामधारी सिंह दिनकर की जो अमर रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, उसकी पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, इस कुटिल राजतंत्री कदर्य को धिक है, यानी धिक्कार है। इस कुटिल राजतंत्री कदर्य को धिक है, यह मूक सत्य हंता कम नहीं वधिक है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का। हम सब कारण है इस विपत्ति के। है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को रहता यह देश गलत है। यह पाप उन्हीं का हमको मार रहा है, यह पाप उन्हीं का हमको मार रहा है। भारत अपने ही घर में, भारत अपने घर में ही हार रहा है। लेकिन हम और आप मिलजुल कर ये आवाज उठाते रहेंगे भारत और मजदूरों के हक में। हम भारत को हारने नहीं देंगे, इस महामारी को हराएंगे, मानवता के हक में भी खड़े रहेंगे, मानवता को भी विजय श्री दिलाएंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।